सर नेक्स्ट। जी, तो कुछ सामान्य नियम हैं जो हम योगाभ्यास करते हैं, तो उसके लिए नॉर्मली ये छोटे छोटे नियम है, लेकिन इनका ध्यान हम देते नहीं हैं, और इसकी वजह से जो हमें जितना फायदा होना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो जब अभ्यास करने से पूर्व, अभ्यास के समय और अभ्यास के बाद, ये तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि अभ्यास से पूर्व सोच का अर्थ है शोधन। शोधन मतलब शरीर के अंदर से मल मूत्र का त्याग करके हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसके अंतर्गत आसपास का जो वातावरण है वो भी एकदम शांत होना चाहिए, और जो योग का सही समय है वो सूर्योदय से पहले, जो ब्रह्म मुहूर्त हम जिसको कहते हैं, सूर्य उदय से 2 घंटे पहले का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उसके अंदर करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जिसमें वातावरण भी शांत होता है, हमारा चित्त भी शांत होता है। उस टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा भी हमें प्रचुर मिलती है। उसके बाद में दूसरा है कि योग का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। जितना हो सके आप सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास जितनी आपकी कैपेसिटी है वो पीकर आप योग का अभ्यास कर सकते हैं, और वो ही करना चाहिए। योग अभ्यास के लिए दरी का यूज कर लीजिए, चटाई का यूज कर लीजिए, योगा मैट अभी उपलब्ध हैं बहुत ज़्यादा, वो आप यूज कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधियां जितनी जितना हो सके उतना आसानी से करना चाहिए। इसके लिए आप जितने जितने ज़्यादा जैसे हल्के ढीले कपड़े पहनना है वो पहन सकते हो, सूती वस्त्र का यूज कर सकते हो, जो आरामदायक हैं वो आप उनका यूज कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की थकावट है, कोई बीमारी है, कोई तनाव है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, उस स्थिति में आप योग का अभ्यास बिल्कुल ना करें। यदि कोई पुराने रोग हैं, पीड़ा है, हृदय संबंधी परेशानियां हैं, उस समय चिकित्सक की देखरेख में या किसी योग विशेषज्ञ के परामर्श के साथ आप जिस प्रकार की पीड़ा है उसके अनुरूप आप योग कर सकते हैं। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग करने से पहले आप भी योग शिक्षक या चिकित्सक से पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गर्भावस्था के समय हमें योग करने ही नहीं चाहिए। गर्भावस्था के समय भी आप बहुत सारे आसन हैं, जैसे पर्वतासन है, उष्टासन है, वक्रासन है, तितलियासन है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन उनका भी एक समय होता है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद में जो भी है वो कर सकते हैं। वो भी एक आप योग प्रशिक्षक या चिकित्सक की देखरेख में ही करने चाहिए। सर नेक्स्ट। जी, योग अभ्यास के समय हमें सत्र का जो शुभारंभ है वो प्रार्थना या स्तुति से करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारा मन और मस्तिष्क जो चित्त है वो एकदम शांत हो जाता है, और जो आसपास का वातावरण है उसके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनको दूर करने के लिए हमें पहले प्रार्थना और स्तुति करनी आवश्यक है, तो वो करनी चाहिए। योग का जो अभ्यास है वो मैंने पहले बताया कि आरामदायक स्थिति में करना चाहिए, और जो योग है वो अपनी श्वास के ऊपर ही निर्भर करता है कि श्वास की प्रक्रिया है उसको आप जितना धीरे करेंगे, उसको जितना आप महसूस करेंगे, बाहर निकालते समय अंदर लेते समय पूरा ध्यान अगर श्वास के ऊपर रहेगा तो वो आपको करना चाहिए। श्वास प्रश्वास सदैव नासा छिद्र से ही लेनी चाहिए, मुंह को खोलकर श्वास लेना और छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। योग के अंदर नासा छिद्र से ही श्वास लेना है और उन्हीं से ही छोड़ना है। कुछ कुछ अभ्यास हैं जैसे शीतली है, अपना भ्रामरी वाला है, उनमें हम मुंह का
मुंह खोल के अभ्यास कर सकते हैं। अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार ही योग अभ्यास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन स्टार्ट किया और आज ही 2 घंटे तक योगा कर लिया। निरंतर डेली एक दिन 5 मिनट किया, फिर 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट किया, धीरे 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 प्रतिदिन उसका टाइम आप बढ़ाते रहिए। इससे आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और नियमितता तो जरूरी है ही है। ऐसे है नहीं कि 15 दिन में हमने योग किया और हमें परिणाम अगर नजर नहीं आए तो हमने बंद कर दिया। योग का निरंतर अभ्यास इसके परिणाम आपको दिखाएगा। और योग सत्र का जो समापन है वो भी हमें ध्यान और शांति पाठ के साथ ही करना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए योग से पहले, योग के दौरान। सर नेक्स्ट। और अंत में जब हमने शांति पाठ कर लिया, योग का अभ्यास 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, आधा घंटा कर लिया, उसके बाद में 25 से 30 मिनट के बाद ही स्नान करना उचित है। ऐसे नहीं कि तुरंत योग करते ही हम स्नान के लिए चले गए, कुछ खा लिया, वो नहीं करना है। और जितना हो सके उतना शाकाहारी भोजन का यूज कीजिए और जितना हो सके उतना कम मात्रा में कीजिए। 2 चपाती की भूख है तो एक ही खाइए। तो ये हमें तीनों जो योग के पहले, योग के समय और योग के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, जो छोटे छोटे सुझाव हैं, नियम हैं, उनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। सर नेक्स्ट। अब महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग के बारे में बताया। तो जो अष्टांग योग है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हठ योग भी बोल देते हैं इसको, राज योग भी बोल देते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उन्होंने सुझाया उसको, इनको क्रमबद्ध तरीके से कैसे करना है, इस चीज को उन्होंने इस अष्टांग योग के माध्यम से समझाया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों द्वारा समझाया गया है और ये करना चाहिए। ये 8 आयामों वाला मार्ग है जिसमें 8 अंगों का, ये जैसे आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, ये 8 नियम हैं के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हम समाधि, शून्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि हम आसन और प्राणायाम पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, यम और नियम को भूल रहे हैं। तो अगर हम यम और नियम का भी पालन करेंगे और उसके बाद में हम आसन और प्राणायाम करेंगे तो हमें दुगुना लाभ मिलेगा। तो जो ये अष्टांग योग है इसके करने से शारीरिक शक्ति में बढ़ोतरी मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है, आध्यात्मिक, सकारात्मक और भावनात्मक हमें लाभ प्राप्त होता है। सर नेक्स्ट। अब हम शुरुआत करते हैं। जो ये अष्टांग योग के 8 जो नियम हैं, इनमें से जो यम और नियम है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इनको हम आजकल दरकिनार कर रहे हैं और डायरेक्ट आसन और प्राणायाम पर ही चले जाते हैं। तो ये जो यम है ये हमारे नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है, जिसमें यम को 5 प्रकार में बांटा गया है। इसमें अहिंसा है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह। जिसमें अहिंसा, अहिंसा से तात्पर्य है कि हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों से, विचारों से, कर्मों से किसी भी प्राणी मात्र को किसी भी तरह का कष्ट ना पहुँचे, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, यही अहिंसा है। इसका हमें पालन करना चाहिए। सेकंड है सत्य। तो सत्य के मायने जैसा आपको पता है कि आँखों ने जो देखा है, कानों ने जो सुना है, वैसा ही कह देना सत्य है। हमारे विचारों की समानता होना आवश्यक है, जिसके लिए सत्य बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से होना चाहिए। तीसरा नियम है यम का अस्तेय। अस्तेय का मतलब है मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार की कोई भी चोरी न करना, दूसरे के सत्व का ग्रहण न करना अस्तेय कहलाता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन तीनों का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य जो चौथा नियम है, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि जिसको शादी नहीं करनी वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा,
ब्रह्मचर्य का मतलब है कि चेतना को ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अनुशासन का पालन करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपनी समस्त इंद्रियों सहित गुप्तेंद्रियों का पालन करना या उन पर संयम रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। और जो यम का अंतिम नियम है अपरिग्रह है, उसका मतलब है कि अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का त्याग ही अपिग्रह है। जो हमारी बिना मेहनत की जो प्राप्त हमें सब वस्तुएं हैं उनका त्याग, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना है, जरूरतमंद की सहायता करना है। तो ये जो यम के अंदर जो ये 5 नियम है इसके, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इन पांचों का नियम करते हुए हमें इसका पालन करना है। और यम के बाद में है अपना नियम। सर नेक्स्ट, जो अपना यम था वो था नैतिक मूल्य, और नियम है वो है व्यक्तिगत मूल्य। ये हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। तो इनको भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। इनके भी 5 प्रकार हैं, जिसमें है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच से तात्पर्य है कि शरीर एवं मन की पवित्रता सोच है। शरीर को स्नान, सात्विक भोजन आदि से शुद्ध रखा जा सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि शरीर एवं मन की शुद्धि को ही सोच कहते हैं। तो फिर हम चलते हैं संतोष पर। संतोष का मतलब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना, या परमात्मा की कृपा से जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना, उसी को स्वीकार करना संतोष कहलाता है। तो सोच, संतोष और तप। तप का मतलब है कि चाहे कोई सुख हो या दुख हो, सर्दी हो या गर्मी हो, भूख लगे या प्यास लगे, इन सब को सहन करने की जो क्षमता है, जो साधना है, वही तप है। तो इस नियम का भी हमें पालन करना है। स्वाध्याय, आत्मचिंतन और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास। तो जो ये यम और नियम है, इसके जो ये 10 नियम हैं, 10 प्रकार हैं, इनको जब हम फॉलो करेंगे तो ही हमें आसन और प्राणायाम का संपूर्ण लाभ मिलेगा। सर नेक्स्ट, अब जब आगे चलते हैं तो इसमें आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सर नेक्स्ट, अब आसन की हम बात करेंगे। आसन से अब तात्पर्य नॉर्मली ये है कि शरीर की स्थिति जो जिसमें आप अपने शरीर और मन को शांत, स्थिर और सुख से रख सकते हैं। इसमें हम नॉर्मल किसी भी आसन को करने से पहले वार्म अप करते हैं, किसी भी खेल को खेलने से पहले वार्म अप करते हैं। तो इस आसन धारण करने से पहले भी शरीर का वार्म अप होना जरूरी है। उसके लिए जो पहली चालन क्रिया है या स्त्रीलीकरण की क्रिया है या अभ्यास है, वो हम या तो ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं, सर से लेके पांव तक, या फिर नीचे से पांव से सर तक। तो इसमें हम देखते हैं कि गिरवा चालन, नॉर्मल गिरवा चालन गर्दन से स्टार्ट करते हैं। तो गर्दन की एक्सरसाइज जितनी भी हैं, आगे पीछे लेना, दाएं बाएं लेना, ये गर्दन के दर्द से छुटकारा में मिलता है। थायराइड संबंधित जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं। दूसरा, गर्दन से नीचे चलते हैं स्कंध, कंधों के लिए। तो सर मैं क्या वीडियो से बता सकता हूँ? हाँ, आप वीडियो से बता सकते हैं। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, आपको स्लाइड तो नहीं दिखाई दे रहा होगा? हाँ नहीं दिखाई दे रहा सर, पीछे वाला प्राणायाम में है अभी। जी,
तो मैं बात कर रहा था गिरवा चालन की, गर्दन की। गर्दन की एक्सरसाइज के अंदर ये है कि नॉर्मली हम जैसे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं इसमें। तो गर्दन का जितना मूवमेंट है वो एकदम धीरे धीरे करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जितना जल्दी हो सके। आराम से लेफ्ट लेके जाइए, राइट लेके जाइए, लेकिन ध्यान है वो पूरा मूवमेंट के ऊपर होना चाहिए। राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। इसी प्रकार ऊपर लेके जा सकते हैं और नीचे लेके आ सकते हैं। ये 2 से 3 बार आप कीजिए, जिससे जितने भी गर्दन के संबंधित जितने भी विकार हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं। स्कंध कंधों कंधों का जो मैं बता रहा था कि कंधों के लिए कंधों का मूवमेंट जितनी तरह से कर सकते हैं आप, अपने कंधों के ऊपर हाथों को रख के क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा सकते हैं। और जब ये मूवमेंट करवा रहे हैं तो ये जो हिस्सा है कोहनी का, वो आपके एकदम नाक के सीध पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कैसे भी कैसे ऊपर से पूरा इसको पूरा घुमाओ क्लॉकवाइज, और पूरा ही एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है। आपकी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, इनमें रक्त का संचार अच्छा से होगा। इसके ऊपर लेके जा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। और हम कटी चालन की बात करते हैं, कमर। आपका माइक्रोफोन आपको अनम्यूट करना होगा। आ रहा सर? हेलो हाँ ठीक है, बोलिए। जी। तो जो कटी चालन है वो कमर का है। मैं इसको थोड़ा पीछे लेता हूँ। सर 1 मिनट में पीछे ले रहा हूँ थोड़ा। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, जी। आ रही है। तो जो गर्दन की एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा था, उसमें नॉर्मली लेफ्ट और राइट, आगे और पीछे, और ऊपर और नीचे, ये करनी है। फिर स्कंध का जो है, कंधे का है, कंधे की एक्सरसाइज में नॉर्मली हम आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, नॉर्मली 2 से 3 बार, और फिर धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ ऊपर लेके जा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। जो पंजे हैं, अपने हर एक जॉइंट का हमें एक्सरसाइज करना है। तो जो कंधे हैं, हाथ है, हथेली है, उनकी एक्सरसाइज है आगे पीछे, ये नीचे की साइड से है, दाएं हैं बाएं हैं, कंधे की एक्सरसाइज है। और फिर जो कटी चालन है, कटी चालन में नॉर्मली सावधानी उन्हीं को बरतनी है जिनके कमर में दर्द हो रहा है, इसके रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा नॉर्मली मूवमेंट जो है वो मूवमेंट पूरा होना चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना पीछे हो सके उतना पीछे, और जितना आगे लेके आ सकते हो आप उतना आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करना है। उसके बाद में जो है घुटना संचालन। तो जो घुटने की एक्सरसाइज है उसमें आप दोनों पाँव के बीच की जो गैप है, इसमें 1 या 2 इंच का गैप रखिए, और जो घुटने हैं उन पे दोनों हाथों को रख के और उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
5 से 6 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जितने भी जॉइंट्स हैं, फिर पाँव के अंदर भी वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करवाना है। ये जो 5 से 6 हमने जो चालन क्रियाएं की हैं, वो हमारे शरीर को वोमो प्रदान करता है। और उसके बाद में हम योगासन के ऊपर आते हैं, जिसमें खड़े होकर आसन आते हैं, बैठकर आते हैं, लेट कर आते हैं। तो हम खड़े होकर जो आसन है वो लेंगे, तो इसमें ताड़ासन है। तो ताड़ासन नॉर्मली जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल से 15 साल तक है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए। और ये हमारे जितने भी जॉइंट हैं, जब ताड़ासन की स्थिति में हम आएंगे तो वही 1 से 2 इंच का गैप होगा पाँव के बीच में, सीधे खड़े रहेंगे। जितना नॉर्मल, शरीर को एकदम से टाइट नहीं करना है, एकदम नॉर्मल खड़ा होना है। और जब हाथ की पोजीशन ताड़ासन में, दोनों हाथों को एक दूसरे में डाल के वो पूरा जितना मूवमेंट है उतना ऊपर आप लेके जा सकते हैं। और जितना ऊपर लेके जाएंगे, आपकी जो एड़ियां हैं वो भी उठेंगी। 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जितना आप ऊपर उठा सकते हो उनको उठाकर रखिए। 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, जितना आप रख सकते हो उतना रखिए, जिसमें आपके सारे दर्द, कमर के दर्द हैं, गर्दन के दर्द हैं, घुटनों के दर्द हैं, जितने भी जॉइंट्स पेन है, वो सारे इस आसन से निरंतर करने से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसी क्रम में दूसरा है वृक्षासन। जो वृक्षासन है, उस वृक्षासन में भी ताड़ासन के ही जो फायदे हैं वो मिलते हैं, लेकिन वृक्षासन के अंदर एकाग्रता बढ़ती है। थोड़ा बहुत भी बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी एकाग्रता में जब कमी आती है या फिर ध्यान नहीं रहता उनका, तो उनके लिए वृक्षासन बहुत जरूरी है। वृक्षासन के अंदर, वृक्षासन का जो आसन है उसमें पहले लेफ्ट है, राइट हैंड को, लेग को आप लेफ्ट की जगहों पे टच करवाइए जितना हो सके। कंडीशन में आप ऊपर लेके जाइए, जितना खींच सकते हैं ऊपर उसको ऊपर लेके जाइए। ध्यान पूरा एक बिंदु पर सामने रखना है। और इसको भी 2 मिनट 3 मिनट तक आप कर सकते हैं। और इसी के अंदर उल्टा भी कर सकते हैं, वही प्रक्रिया लेफ्ट लेग से करनी है। जितना खिंचाव आप ऊपर रख सकते हैं, ऊपर दे सकते हैं, वो करना है। ध्यान, एकाग्रता एक जगह। फिर तीसरा जो आसन है पादहस्तासन। पादहस्तासन मतलब जो आपके ये मेरुदंड है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पादहस्तासन, मतलब पाँव को हाथ से पाँव को टच करना। तो इसमें नॉर्मली हम नीचे लेके जाते हैं, अंगूठे हाथों को पाँव के अंगूठों को टच करवाना है, जिसमें हमारे अपच संबंधी जितने भी बीमारियां हैं, विकार हैं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, वो सारी इस पादहस्तासन से दूर होती हैं। ये भी आप नॉर्मली 2 से 3 बार धीरे धीरे इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं, 5 से 10 बार कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आप किसी भी आसन और इसमें प्राणायाम में आप बॉडी को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपको श्वास को छोड़ना है। और जब ऊपर लेके आ रहे हैं तो श्वास को लेते हुए आना है। ये प्रक्रिया किसी भी आसन में हो, वो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद में हम अर्ध चक्रासन, जो ये पादहस्तासन जस्ट इसका उल्टा अर्ध चक्रासन है, जिसमें हम नॉर्मली सीधे खड़े हैं, दोनों हाथों को अपने कमर पर लगाइए और जितना पीछे हो सकते हैं इसमें श्वास को लेना है अंदर की साइड में, क्योंकि ये ऊपर से जा रहा है। और थोड़े समय तक आप इसमें रुकिए, जितना हो सके वो ध्यान आपका पीछे, जितना पीछे ले सकते हैं। और फिर नॉर्मल उसी अवस्था में। तो ये अर्ध चक्रासन और पादहस्तासन आप एक साथ भी कर सकते हैं। आगे जाइए और फिर उसी अवस्था में आप पीछे चले जाइए। तो ये आपके मेरुदंड को, आपके जो अमाशय है, अग्नाशय है, पाचन शक्ति है, कब्ज है, एसिडिटी है, उन सबको दूर करता है।
और भूख लगती है अच्छी। और आगे जो लास्ट का हम बता रहा हूँ इसमें त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हमारे जो कंधे हैं, जंघाएं हैं और जो पिंडलियां हैं और अपनी जो कमर है, उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए होता है। तो उसमें नॉर्मली जो पोजीशन है तो 4 से 5 इंच का गैप रख के, जैसे हम राइट साइड में करना चाह रहे हैं तो राइट पाँव को इस सीधी सीधा पोजीशन में, और लेफ्ट है उसको इस सीधी में रखिए, और जो हाथ है वो हाथ के अंगूठे को देखते हुए जो राइट हैंड है उसको आप टच करवाइए नीचे की तरफ और ऊपर देखिए। लेफ्ट साइड में भी करना है और राइट साइड में भी करना है। तो इनसे आपकी जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, आपकी पिंडलियां हैं, जंघाएं हैं, आपकी कमर है, उसमें कोई भी छोटा मोटा ब्लॉकेज है वो दूर होता है और उनको मजबूती प्रदान होती है। तो इसी क्रम में हम आगे बैठ कर किए जाने वाले आसनों की बात करते हैं। तो मैं आपको जो बैठ कर किए जाने वाले आसन है उसमें से सबसे अच्छा आसन हम वज्रासन, पद्मासन या वीरासन, ये तीनों में से किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। और ये जो शुकासन है, शुकासन नॉर्मल हम बैठते ही हैं, पूजा करते समय बैठते हैं, वो शुकासन की स्थिति है। जो पद्मासन है, जिस स्थिति में मैं बैठा हूं, अपने जो पाँव की जो कंडीशन, पाँव की जो पोजीशन है, जो अपनी पाँव है उनको उनको पीछे पूरा सीधा कीजिए और उनके ऊपर हमें बैठना है। जिसकी एड़ियां हैं उनको बाहर निकालना है, इस पोजीशन में बैठना है। ये पद्मासन की पोजीशन है और इसमें हम नॉर्मली कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये प्राणायाम करते हैं। तो ये पद्मासन, शुकासन और वीरासन, इन तीनों आसन को जब बैठते हैं तो जो स्थिति है वो एकदम सीधे, नॉर्मली एकदम शरीर को टाइट नहीं करना है पूरा, एकदम जितने आराम से बैठना है, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है, झुकाव नहीं करना है, पीछे भी नहीं ज्यादा होना है, एकदम 90 डिग्री का एंगल, आराम से बैठना है और एक सीधा पूरा ध्यान सामने। और जो मुद्रा है, इस आसन में मुद्रा योग मुद्रा है, जो अंगूठा और अपनी जो तर्जनी अंगुली है, उन दोनों को मिला के आपको इस पोजीशन में बैठना है। और फिर धीरे 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 लंबे सांस लीजिए और धीरे छोड़िए। ये प्राणायाम के अंदर आएंगे, ये तो जो आसन है। और वैसे ही लेट कर किए जाने वाले आसन है। सर स्लाइड पे बताता हूँ फिर वो। स्लाइड दिखाई दे रहा है? जी जी। तो जी जो हमने अभी खड़े होकर किए हैं आसन, ताड़ासन, उसके मैं आपको कुछ फायदे बता देता हूँ। ताड़ासन और जो वृक्षासन है, तो ये आसन जो अपना तंत्रिका तंत्र है संबंधी जितनी भी स्नायु संबंधी समस्याएं हैं,
उनको दूर करता है। पैरों की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करता है। पाद हस्तासन और अर्ध चक्रासन, जो आगे की साइड में झुककर करने वाला है और पीछे की साइड में झुककर करने वाला है, वो आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है, आपकी जठरांगनी को प्रदीप्त करता है, तेज करता है, भूख ज्यादा लगेगी। कब्ज को और मासिक धर्म के संबंध जितने भी समस्या हैं उनको दूर करता है। आगे है जो लेट कर करने वाला मकरासन, भुजंगासन, सॉरी जो बैठकर किए जाने वाले वज्रासन, पद्मासन, शशंकासन और शुकासन। जिसमें हम वज्रासन, पद्मासन और शुकासन इन तीनों को एक ही मानते हैं। किसी भी पोजीशन में बैठिए आप, तीनों के सेम समान फायदे हैं। वज्रासन में बैठने से ये अपनी जांग और पिंडलियां हैं उनको, उनकी जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूती मिलती है। पाचन शक्ति को ये आसन भी बढ़ाते हैं। मेरुदंड को ये आसन भी सुदृढ़ करते हैं। और प्रत्येक दिन खाना खाने के पश्चात, चाहे सुबह हो या शाम को हो, इन तीनों आसनों में से किसी एक में आप 10 मिनट तक बैठ जाइए। आपकी किसी भी प्रकार की अपच, कब्ज, गैस्ट्रिक की परेशानियां नहीं होंगी। और जो शशंकासन है, जो हम खरगोश की तरह जब बैठते हैं, उसमें तनाव कम होता है, क्रोध कम आता है, और जितने भी जनन अंग हैं संबंधी या कब्ज संबंधी या पाचन क्रिया संबंधी जितने भी परेशानियां हैं, उनमें जितने भी विकार हैं उनमें फायदा होता है शशंकासन से। अब हम चलते हैं कि जो लेट कर किए जाने वाले जो आसन है उसमें से ये जो इम्पोर्टेंट आसन है ये आपको बता रहा हूँ कि मकरासन, भुजंगासन, हलासन और पवन मुक्तासन और श्वासन। जिसमें मकरासन जो है वो पीठ के संबंधित समस्याओं को हल करता है। मकर यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ की तरह अगर हम लेटेंगे सीधा पेट के बल, तो इस मकरासन के करने से हमारे पीठ के संबंधित, कमर के संबंधित जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं। भुजंगासन मतलब भुजंग, सर्प की तरह, सांप की तरह, पेट के बल थोड़ा ऊपर उठ के, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के, इसके अंदर भी पीठ दर्द और श्वास नली, पीठ दर्द और श्वास नली जो दोनों हैं, इनके संबंध जितने भी विकार हैं इनको दूर करता है, तनाव को दूर करता है। और तनाव के लिए ये जो भुजंगासन है वो सर्वश्रेष्ठ आसनों में माना जाता है। उसके बाद में हलासन और अर्ध हलासन। हलासन और अर्ध हलासन ये मधुमेह है, बवासीर और गले के संबंधित जितने भी समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए ये आसन सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। जो चौथा आसन है वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के अंदर आपको क्या था कि पवन मुक्तासन, पवन को मुक्त करना या वायु को छोड़ना। तो इसमें किसी प्रकार की जो कब्ज है, कब्ज के लिए जो रामबाण आसन है वो अपना पवन मुक्तासन है। और लास्ट का जो है श्वासन, श्वासन एकदम सोने की जो क्रिया है। श्वासन में स्व शब्द का अर्थ मृत देह है। इस आसन में जो शरीर की अवस्था है वो एकदम मृत प्राय है। जैसे हम नॉर्मल सोने की अवस्था को ही श्वासन कहते हैं। और ये भी तनाव को दूर करने में, शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करने में ये आसन किया जाता है। नेक्स्ट, अब जो है प्राणायाम। तो प्राणायाम के अंदर हम मेन ये जो 4 आसन हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और शीतली, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यही लोग हम ज़्यादा करते हैं और इन्हीं से ज़्यादा हमें फायदा मिल रहा है। तो अनुलोम विलोम तो आपने देखा होगा, पूरी श्वास की प्रक्रिया पर आधारित है। अनुलोम विलोम में जो नासा छिद्र है उन्हीं का हम उपयोग करते हैं। जो लेफ्ट साइड की नासा है उसको हम
सूर्य नासा और राइट की चंद्र नासा, मतलब एक में अगर दोनों नासाओं में से आप श्वास को बाहर निकालोगे तो आपको महसूस होगा कि एक में थोड़ी ठंडी हवा निकलेगी और एक में थोड़ी गर्म। ये आप नॉर्मली बैठे बैठे भी अनुमान लगा एहसास कर सकते हो। तो अनुलोम विलोम के अंदर हम ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम आसन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तनाव और चिंता को दूर करने के लिए यह आसन किया जाता है। कफ और विकार के लिए भी अनुलोम विलोम उचित आसन है। उसके बाद में कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के अंदर जो श्वास निकालने की जो प्रक्रिया है, उसमें श्वास नाक के दबाव से ना निकाल के जो अपनी नाभि है, पेट है, पेट पे जो नाभि, नाभि का ही दबाव, नाभि के प्रेशर से ही श्वास को बाहर निकालना है। जब श्वास निकालना है तो उसका प्रेशर लगेगा, और जब अंदर श्वास जाएगी तो ऑटोमेटिक ही अंदर जाएगी, हमें लेनी नहीं है वो श्वास। तो ये ध्यान रखना है कपालभाति में। और ये आसन किसी भी आसन, जैसे सुखासन है, पद्मासन है या वज्रासन है, इन तीनों में से किसी में भी आप बैठ सकते हो, बैठकर ये आसन कर सकते हैं। इस आसन के करने से जो जुखाम है, अस्थमा है, श्वास नली संबंधी जितने विकार हैं, उन सब में फायदा होता है। फेफड़ों को मजबूती मिलती है। तंत्रिका तंत्र में ऑक्सीजन का संचार भरपूर मात्रा में होता है, तो उसके लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए भी कपालभाति प्राणायाम बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर तीसरा जो हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी मतलब भ्रामरी का नाम दिया गया भंवरे से। भंवरे का जो भिनभिनाहट है, उसके अनुरूप ये आसन हम करते हैं, जिसमें ये तनाव मुक्ति के लिए अच्छा आसन माना जाता है। रात को जिनको खराटे भी आते हैं, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छे हैं। इसमें भंवरे की आवाज में श्वास को अंदर लेके मुंह को बंद रखना है, नाक को बिना हाथ लगाए या हाथ लगाए, इसमें दो प्रकार से कर सकते हैं। तो जब सांस को बाहर निकालना है तो भंवरे की आवाज में गले के अंदर, जो गले के अंदर कंपन होगा, छोड़ते समय कंपन के साथ इसको छोड़ना है। गले पर, इस गले में इस कंपन का एहसास होगा, जिससे थायराइड संबंधी जो विकार है वो भी इससे दूर होते हैं। और जो लास्ट में शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम से, ये ऐसा प्राणायाम है जो नाक के द्वारा ना होकर मुंह से होता है, जिसमें या तो आप मुंह खोलिए, जीभ को बाहर निकालिए और फिर श्वास को अंदर लीजिए, तो उसमें आपको शीतलता मिलेगी और वो श्वास अंदर जाएगी फेफड़ों में, फिर उसको बाहर निकालिए। फिर ऐसे आप 4 से 5 बार या धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, तो इसमें आपको शीतलता अनुभव होगी। इसमें रक्त की शुद्धि के लिए यह आसन अच्छा है, शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए है। जो हाई बीपी के रोगी हैं, उनके लिए यह आसन बहुत ही अच्छा माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रत्याहार की। अष्टांग आसन में जो प्रत्याहार है पांचवा, वो इसका मतलब है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। इंद्रियों को अंतर्मुखी करने से मतलब ये है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जिसमें आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन पांचों इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का मतलब ये है कि जो जो आंख और अपनी जो कान है, जो बाहर की संवेदनाएं हैं, वो हम इन पांचों से ही महसूस करते हैं। तो जो आंख और कान है, आंख 83% संवेदनाएं बाहर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं आंख के द्वारा, और जो कान है उससे 12% बाहर की संवेदनाओं को कान के द्वारा हम अंदर महसूस करते हैं, अंदर लेकर आते हैं। और जो बाकी 55% है, वो हमारा नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आता है। तो इन पांचों इंद्रियों को अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करना और इनके ऊपर इनको कंट्रोल में करना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, एकाग्रचित होना, ध्यान, ध्यान वही है कि जो चिंतन मनन की क्रिया है,
जैसे आप सब प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी आपने जो की है वो आपकी पीएचडी एज ए ध्यान था, तो आपने उस पीएचडी के ऊपर आपका जो पूरा उस एक टॉपिक के ऊपर जो पूरा ध्यान था वो चिंतन मनन की एक क्रिया है, एक पॉइंट के ऊपर एकत्रित पूरा जो आपका मन और शरीर है, तो उसे हम ध्यान कहते हैं। और समाधि, समाधि के मायने ये है कि इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन सातों को हटा दीजिए। इन सातों का निचोड़ समाधि, मतलब जीरो की तरफ, शून्य की तरफ पहुंचना, शून्य के ऊपर पहुंचना, आत्मा से जुड़ना और परम चैतन्य की अवस्था में पहुंचना ही समाधि कहलाता है। तो ये जो अष्टांग योग है, ये मेनली इन 8 विधियों पर निर्भर है, और अगर हम इन 8 को ही नियमित नियम से करेंगे तो इसका हमें फायदा मिलेगा। धन्यवाद सर। मनमोहन, आप इसमें से एक ये अनुलोम विलोम दिखा सकते हैं क्या? जी सर, जरूर सर। मैं अनुलोम विलोम आपको भ्रामरी और शीतली बता देता हूँ। अनुलोम विलोम में सर ये है कि जो नॉर्मली हमारी अंगूठा और तर्जनी अंगुली है, इसका हम यूज करते हैं, या फिर हम अनामिका अंगुली का भी यूज कर लेते हैं। तो जब अनुलोम विलोम में क्या है कि लेफ्ट जो राइट साइड का नासा छिद्र है, इस पे आप अंगूठा लगा लीजिए और लेफ्ट साइड के ऊपर अंगुली। तो श्वास को जब लेते हैं, सपोज हम लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से जब लेंगे तो धीरे 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 श्वास का पूरा ध्यान, लेते समय पूरा ध्यान श्वास पे होना चाहिए। और फिर कुछ समय, कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए उसको आप रोकिए, और ध्यान पूरा श्वास पे ही है, ध्यान पूरा एक बिंदु पे है। और जब आप छोड़ोगे तो अपोजिट साइड से, जिस पे अंगूठा लगा रखा था, उससे छोड़ना है। और यही प्रक्रिया फिर वापस लोगे तो क्लॉकवाइज से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। पूरा का पूरा ध्यान आपका श्वास के ऊपर ही रहेगा। और जो आपकी बैठने की पोजीशन है, वो आप सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, किसी में बैठ जाइए। आपका जो, जब हम एक हाथ का यूज करते हैं, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहता है, आराम ज्ञान मुद्रा में रखना है, कमर पूरी सीधी है आराम से, वो श्वास को खींचिए अंदर, 5 से 10 सेकंड रखिए, फिर धीरे धीरे वापस छोड़िए। जब लेना है तो भी धीरे धीरे लेना है, छोड़ना है तो भी श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। और फिर वापस इसी प्रक्रिया को 5 से 7 बार, और जैसे जैसे आप निरंतर योग कर रहे हो तो आप बढ़ा सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था भ्रामरी, जो भंवरी का गुंजन वाली है, उसमें आप ये देखिए कि जो आपका अंगूठा है, अंगूठे को आपको कान के ऊपर लगाना है थोड़ा अंदर, जिससे आपको बाहर की आवाज सुनाई थोड़ी कम दे। और जो अपनी अंगुली है पहली वाली, उसको अपने जो आईब्रोज है उनके ऊपर रख लीजिए। जो मध्यमा अंगुली है उनको अपनी आंखों के ऊपर रखना है आराम से। तीसरी अंगुली को, अनामिका अंगुली को नाक के ऊपर, और नाक को थोड़ा दबा के रखना है, जिससे श्वास जब हम छोड़ें तो थोड़ा प्रतिरोध उनको मिले। और जो छोटी वाली अंगुली है उसको हमें होठों के ऊपर रखना है। श्वास को लेना है दोनों नाका छिद्र से पूरा लेके, थोड़ा उसको रखिए, 5 से 10 सेकंड अंदर रखना है। और जब छोड़ो तो कंपन करते हुए गले से कंपन करना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। तो जो ये कंपन है, वो आपके मस्तिष्क को, आपके तंत्रिका तंत्र को
उसमें वाइब्रेशंस होंगी, तो उससे आपको आपके मस्तिष्क को आराम मिलेगा। ये करना है। और कपालभाति का जो मैं बात कर रहा था, कपालभाति में आपको नॉर्मल ज्ञान मुद्रा में बैठना है। जो नाभि है, नाभि का पुशअप करना, नाभि से ही जोड़ लगाना, नहीं कि हम फेफड़ों से जोड़ लगाएं। पूरा श्वास जब बाहर निकालना है तो पेट से या नाभि से ही, नाभि से जोड़ देना है पीछे की साइड में, और फिर श्वास को बाहर छोड़ना है। और जब अंदर लें तो अंदर लेने के लिए जब श्वास छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अंदर चला जाएगा। तो इसको भी आप धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं। उसमें भी पूरा ध्यान आपका श्वास के ऊपर ही रहेगा। तो ये आप आसन कर सकते हैं। और जो शीतली बता रहा था मैं आपको, शीतली में क्या है कि शीतली दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो अब जैसे किसी की जीभ मोटी है तो उसकी तो जीभ टर्न नहीं हो सकती, तो या तो आप मुंह को खोलिए, जीभ को बाहर निकाल सकते हो जितनी निकालिए, और फिर श्वास श्वास को अंदर लेना है जीभ से स्पर्श करते हुए, तो वो शीतलता का एहसास होगा अंदर। जब आप करेंगे तो आपको ये शीतलता का एहसास होगा। इसमें भी आपको किसी भी वज्रासन में हो या नॉर्मल कोई भी आसन हो, उसमें आप बैठ जाइए। और इसका भी 4 से 5 बार कीजिए। जिनके बीपी लो है उनको ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। जिनकी बीपी हाई है, जैसे मान लीजिए कभी किसी को गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा, तो आप साइड में जाके बैठिए और इस आसन को 2 से 3 बार कीजिए, ऑटोमेटिकली वो गुस्सा कम हो जाएगा। या फिर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। एकदम से एग्रेशन हो गए किसी चीज़ के ऊपर, किसी को नॉर्मली आ जाता है, तो फिर आप जाइए बैठिए और आप सोचिए कि मैं 10 बार अनुलोम विलोम करूंगा, 5 से 7 बार शीतली करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा आगे जाके, तो आपको वो गुस्सा आएगा ही नहीं। तो ये छोटे छोटे आसन हैं, ये आप कर सकते हैं सर। धन्यवाद मनमोहन, काफी अच्छा रहा, जानकारी की चीजें मिली और आपने करके भी दिखाया। So, if there is any question, you can unmute yourself and you can ask in English or in Hindi, either of those two languages. So इसमें मनमोहन आप ये बताइए, चूंकि ये सब शिक्षक लोग हैं और कॉलेज में या इनके क्लास में जो बच्चे हैं उनको अक्सर एकाग्रचित होने में तकलीफ होती है। वो आजकल के जी बच्चों के साथ सबसे बड़ी परेशानी है। जी तो सर। उन्हें कौन सा आसन, मतलब वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद उन्हें कौन सा आसन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सर एकाग्रता के लिए एक आसन होता है, जो एक मुद्रा होती है, त्राटक। त्राटक त्राटक का मतलब ये है कि आप एक बंद कमरे में बैठिए सपोज, और उसमें आप लाइट बंद कर दीजिए, और एक आपसे 2 मीटर या 3 मीटर दूर एक मोमबत्ती आप एक जला के टेबल पर रख दीजिए, और आप बैठिए आराम से ज्ञान मुद्रा में, और आपका पूरा ध्यान उस मोमबत्ती की लो के ऊपर रखना है आपको। 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं उनको बिना झपकाए हुए, नॉर्मली जब स्टार्टिंग में हम करते हैं तो 30 सेकेंड या 45 सेकेंड या 1 मिनट, 1.5 मिनट में ही पुतलियां झपकती हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं। वो इनिशियल स्टेज है। धीरे धीरे जब हम इस चीज को करेंगे तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो इससे एकाग्रता एकाग्रता के लिए त्राटक बहुत ही लाभदायक है। और निरंतर अभ्यास से बहुत जबरदस्त इसके फायदे मिलते हैं। और जो ध्यान है, आप मैंने जो बताया था ब्रह्म योग, जो सूर्य उदय से 2 घंटे पहले का जो समय है, उसके अंदर आप नॉर्मली, चाहे आप अपने बिस्तर पे हो वहीं पे बैठ जाइए और उस आंख बंद करके वहां ध्यान कीजिए एक बिंदु पर। आप अपने श्वास जो छोड़ रहे हैं नॉर्मली उस पर ध्यान कर दीजिए। तो
वो जो सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त वाला जो प्रभाव है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उससे भी जो आपकी मन की जो है शांति है, या जो तनाव है, या जो एकाग्रता वाली बात है, वो उससे बहुत कारगर फायदा होगा, सिद्ध होगी। ठीक है। Any other question from the participants? So actually these I mean, if you do some of these things, it will be useful to the students if they practice some of these things, as well as to you as well. You know, sometimes when you're taking lectures, you're taking classes, you also get stressed with the, you know, with the way students behave and things like that. So it is also important for teachers, for faculty members to be able to maintain their calm and composure. So it's some of these things could benefit you as well. So तो मनमोहन, आपके स्लाइड्स पर आपका ईमेल आईडी है क्या? नहीं सर, मेरा नॉर्मल manmohan@iitgoa.ac.in। ठीक है, तो हम आपके स्लाइड्स पर आपका ईमेल आईडी डाल देंगे। जी ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड्स इनको जाएगा। जी। ठीक है, और तो एक बार मेरी तरफ से, IIT गोवा की तरफ से, और इन शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने अच्छी जानकारी हमें बताई। उम्मीद है इससे कुछ लोगों को फायदा होगा। तो ये है। Okay, for the participants, so the attendance link for today's, I'll give it to you one more time. This is the attendance link for day 4. Now tomorrow, you have an examination. So the second session, which will begin at 12 to 1:30, would be your exam. It would be multiple choice question based exams. And because Mr. Manmohan has shared, he has prepared a PPT presentation, so I will share those slides with you. There will be some questions from that also. Okay. So that's the end of day 4. I will be sending you the slides and the video recording for today's sessions, the hands-on session, today itself, so that you can start preparing for your MCQ style exam tomorrow. And I'll also send you the links for tomorrow's sessions in half an hour. All of that you will receive. So tomorrow first session would be on IoT or artificial intelligence based IoT for smart transportation systems. That will be followed by your examination, which would be MCQ, multiple choice question based examination. There will not be any negative marking. Okay. And after that, we will have the valedictory session, where we will have a keynote talk by Mr. Ishad Ham from ARM. He's a distinguished engineer in ARM. So then I think this was another long day for all of you. So let's wind up this session, and I'll meet you tomorrow at 10 o'clock. So thank you, everyone. Have a good day, or rather good evening. Thank you, Manmohan, once again. Thank you, sir. Yeah. Take care, everyone. See you tomorrow. Bye-bye.